अच्छा, अब आगे रिज्यूम करते हैं। लोग आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन इन कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 7 years वॉर डिस्कस किया है। ठीक है, उसमें हमने ये 7 पॉइंट डिस्कस किए थे जो रीज़न बने हैं टूवर्ड्स वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और मर्केंटाइलिज्म अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। करेंसी एक्ट तक अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, 1764। अब 1764 में करेंसी एक्ट तो आ गया। ठीक है, उसमें ब्रिटिश पाउंड वगैरह उनने इंटर कॉलोनीज जो ट्रेड चल रही थी उसमें उनने ख़त्म कर दिया था। करेंसी एक्ट के बाद आ गया स्टैम्प एक्ट। ठीक है, ये दूसरा स्टैम्प एक्ट है। ठीक है, एक वो शुरू में हम लोगों ने स्टेपल एक्ट पढ़ा था, कंफ्यूज ना हो जाना। स्टैम्प एक्ट जो है करेंसी एक्ट के बाद आया 1765 में। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो था ना, ये स्टैम्प एक्ट सबसे ब्रूटल था। क्यों? इन लोगों ने ये कहा स्टैम्प एक्ट में कि प्रिंटेड चीज़ जो भी है ना, लाइक वेदर इट्स न्यूज़पेपर, कोई माचिस की डिब्बी है, लाइक कोई पैकेजिंग है, कुछ भी प्रिंटेड जो भी चीज़ है ना, उसमें एक स्टैम्प लगेगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट टैक्स है, लाइक काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो स्टैम्प एक्ट को। ठीक है, हर प्रिंटेड चीज, लाइक कोई वकील है उसकी बुक्स में स्टैम्प लगेगा, वो टैक्स लगेगा। कोई कुकिंग की चीज़ है, सपोज कोई रैपिंग पेपर वगैरह रैप हुआ हुआ उसके ऊपर स्टैम्प लगेगा। एवरी हाउस होल्ड वॉज अफेक्टेड। इससे लाइक हर आदमी जो था ना अफेक्ट हो रहा था, ये जो स्टैम्प एक्ट हुआ था, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, इसकी वजह से, स्टैम्प एक्ट की वजह से, एक प्रोटेस्ट लेड टू अ प्रोटेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसको उन लोगों ने स्लोगन दिया, डेथ स्टैम्प। ठीक है, डेथ स्टैम्प के नाम से एक प्रोटेस्ट हुआ स्टैम्प एक्ट के पीछे, डेथ स्टैम्प उससे कहते थे। ठीक है, इन लोगों ने ये किया, जितने भी स्टैम्प कलेक्टर्स थे ना, जिस तरह कस्टम कलेक्टर्स होते थे, स्टैम्प एक्ट जो है ना, इनने ये किया कि स्टैम्प कलेक्टर्स जितने भी थे ना, स्टैम्प कलेक्टर ऑफिसर्स, लाइक जिस तरह कस्टम्स ऑफिसर्स होते हैं, उनको उन लोगों ने बर्नड लाइफ कर दिया। लोगों ने जलाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये स्टैम्प एक्ट था। अच्छा, स्टैम्प एक्ट से ये हुआ कि जो अमेरिकन कांग्रेस थी ना, कांग्रेस जो थी अमेरिकन कांग्रेस, वो बेसिकली डिवाइडेड थी दो लोगों में। लॉयलिस्ट जो थे, ठीक है, ये बेसिकली जो क्राउन के साथ लॉयल थे, ब्रिटिश क्राउन के साथ, और पैट्रियट्स थे। ठीक है, पैट्रियट्स। अब ये हुआ कांग्रेस में ये दो डिविजन्स थी। ठीक है, लॉयलिस्ट और पैट्रियट्स में। पैट्रियट्स में एक बंदे का नाम था सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स। ठीक है, सैमुअल एडम्स ने ये किया, उसने एक अपनी लाइक काइंड ऑफ, इस तरह आजकल की टाइगर फोर्स जो बन रही है ना, उस तरह की उसने सन्स ऑफ लिबर्टी के नाम से बनाया। ठीक है, सन्स ऑफ लिबर्टी। ये सन्स ऑफ लिबर्टी जो थे ना, ये बेसिकली रेजिस्टेंस मूवमेंट इन लोगों ने शुरू की, प्रोटेस्ट वगैरह करनी। ठीक है, और इन लोगों ने एक बना दी, सन्स ऑफ लिबर्टी ने ही, कमेटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। ये बेसिकली उस टाइम का काइंड ऑफ सोशल मीडिया था। ये लोग जो थे ना, ये जो कमेटी थी, ये डोर टू डोर जाती थी। ठीक है, और काइंड ऑफ
वर्ड स्प्रेड आउट कर रही कि हमने स्टैम्प एक्ट के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट करना है, ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हमारे बेसिक राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। ये काइंड ऑफ क्या था, काइंड ऑफ सोशल मीडिया टू स्प्रेड वर्ड, ठीक है। ये सन्स ऑफ लिबर्टी ने बनाया कमेटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो लोग ये कर रहे थे। अच्छा, 1764 में स्टैम्प एक्ट आ गया। स्टैम्प एक्ट के फ़ौरन बाद 1765 में आ गया क्वार्टरिंग एक्ट। अच्छा, क्वार्टरिंग एक्ट क्यों आया? अब जब सन्स ऑफ लिबर्टी वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्सेस भेजी कि इन प्रोटेस्ट को रोकें, ठीक है। उस टाइम तक ये था कॉलोनीज़ में कोई भी कंटोनमेंट बोर्ड्स कंटोनमेंट्स नहीं बने हुए थे। जिस तरह इधर आप लाहौर कैंट है, रावलपिंडी कैंट है, जिधर फोर्सेस के लोग रह रहे होते हैं। उस टाइम के कॉलोनीज़ में कुछ ऐसा था नहीं, ठीक है। लाइक कंटोनमेंट्स वगैरह थे नहीं। तो इस वजह से उन्होंने क्वार्टरिंग एक्ट किया। क्वार्टरिंग एक्ट में क्या था कि जो ब्रिटिश या रॉयल आर्मी कहते थे, बेसिकली ब्रिटिश आर्मी नहीं, रॉयल आर्मी, रॉयल आर्मी के जो लोग हैं ना, वो प्रोटेस्टर्स को स्टॉप भी करेंगे, ठीक है। और रात को जो उनने अपना स्टे वगैरह, ये काइंड ऑफ एकोमोडेशन का वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, एकोमोडेशन के लिए, ठीक है, कॉलोनीज़ में वो उन्हीं लोगों के घर रहेंगे, लाइक जो उधर के लोकल है, ठीक है। अब इसमें क्या था, सुबह यही ब्रिटिश फौजी निकलता था घर से, जिस बंदे के घर में रह रहा होता था वो बंदा प्रोटेस्ट करने जाता था, ये प्रोटेस्ट रोकने जाता था। ब्रिटिश आर्मी का बंदा ही उसे अरेस्ट करके फिर अंदर भी कर देता था। तो कॉलोनीज़ वाले कहते थे तो ये रह रहे भी हमारे घर हैं, ऊपर से फिर काइंड ऑफ बदमाशी भी कर रहे हैं, कि किस किस्म की नॉनसेंस है, ठीक है। तो ये क्वार्टरिंग एक्ट था। क्वार्टरिंग एक्ट में बेसिकली उन्होंने ये कहा कि एक तो रॉयल आर्मी रोके ही प्रोटेस्टर्स को, और एकोमोडेशन जो है वो कॉलोनीज़ वाले ही उनको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अगले साल ये हुआ 1766 में डिक्लेरेटरी। अच्छा, एक मैं आपको पहले बता दूं, ये हमने इधर डिस्कस किया था ना, SCQC। एस जो है स्टैम्प एक्ट है, ठीक है, ठीक है। सी जो है ना कमेटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, आपने याद रखना है। क्यू जो है क्वार्टरिंग एक्ट से आपने याद रखना है, ठीक है। और फाइनल इसके बाद वाला जो आता है वो 1766 में हमारा आ जाता है डिक्लेरेटरी एक्ट। अच्छा, डिक्लेरेटरी एक्ट में बेसिकली क्या था, इन लोगों ने अब जब यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गए, इश्यूज वगैरह बहुत कुछ हो गया, तो इन लोगों ने ये किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उनने कहा कि हम सारे टैक्सेस आपसे हटा रहे हैं, ठीक है। ऑल टैक्सेस रिमूव्ड। जो हमने यहाँ तक पढ़ा है ना, लाइक यहाँ तक ये सारे टैक्सेस रिमूव हो गए। सिर्फ हम एक चीज़ करेंगे कि यूके का जो पार्लियामेंट है ना, विल हैव द राइट टू टैक्स। इनने कहा यार हम बाकी सब तो हटा रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के पास होगा राइट कि हम लोग आपको टैक्स कर सकें कॉलोनीज़ को। अच्छा, अब कॉलोनीज़ वाले ने कहा यार जिस तरह हमने इधर डिस्कस नहीं किया था कि काइंड ऑफ ब्रिटिश कॉमन लॉ उनको पता चल गया था, कॉलोनीज़ ने कहा भाई कोई टैक्स शैक्स नहीं तुम लोग लगा सकते। उनने एक स्लोगन शुरू कर दिया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन।
ठीक है, ये उनने स्लोगन लगा दिया। उन्होंने कहा भाई हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप रिप्रेजेंटेशन दो, फिर हमें टैक्स आप लगा सकते हो। आपने ना हमें रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में दी है, ठीक है, और आप हमें टैक्स भी कर रहे हो, लाइक हमें हमें हमारे बेसिक राइट्स चाहिए। 1766 में ये हुआ। अच्छा, 1767 आ गया, इसमें आया कि टाउन शेड एक्ट आ गया। टाउन शेड एक्ट, ठीक है। अच्छा, टाउन शेड एक्ट में क्या था? इसने ये बेसिकली टाउन शेड जो है ना, ये उस टाइम के आई थिंक ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था। हाँ जी, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था, ठीक है। ये ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर था, तो इसने कहा यार बाकी सारे टैक्स वापस इम्पोज कर दो इन सारों की ऐसी की तैसी, ठीक है। ऑल टैक्सेस इम्पोज्ड या री इम्पोज्ड भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर उसने ये किया, उसने कहा कि डबल टैक्स कर दो बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर, लाइक जिस तरह ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इस तरह के। अब देख रहे हो, लाइक क्वार्टरिंग एक्ट के बाद ब्रेक आई, ठीक है, डिक्लेरेटरी एक्ट आया, उन्होंने सब एक्ट हटा दिए। साल ये प्रोटेस्ट चलता रहा, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने कहा अच्छा, टाउन शेड आया, उसने सारे टैक्सेस वापस लगा दिए, ठीक है। और उसने एक और भी किया, उसने ये वापस टैक्सेस इम्पोज वगैरह तो किए, साथ उसने ये किया, उसने न्यूयॉर्क जो था ना, उसकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, या सॉरी लोकल लेजिस्लेशन, लाइक ये तो हमने डिस्कस किया था ना कि लोकली पॉलिटिकल लीडर्स बन रहे थे, उनने उसकी लोकल लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। उसने कहा तुम लोगों को अब पॉलिटिकल फ्रीडम भी हम तुम लोगों की ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसोबीडियंस की थी। डिसोबीडियंस किस चीज़ की? क्वार्टरिंग एक्ट की। उन्होंने कहा भी हम नहीं फौजी को अपने घरों में रखते। ओके, क्लियर? अभी कोई इशू है तो बता दें। अच्छा, टाउनशेड एक्ट के बाद ये हुआ कि प्रोटेस्ट वगैरह जो थे बहुत अपने पीक में जा रहे थे, ठीक है। ब्रिटिश आर्मीज वगैरह भी उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं रोक सक रहे थे। हुआ क्या, हमने वो सैमुअल एडम्स के सन्स ऑफ लिबर्टी का डिस्कस किया था ना। सन्स ऑफ लिबर्टी का ये हुआ कि उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया बॉस्टन में, ठीक है, प्रोटेस्ट इन बॉस्टन। उनने बॉस्टन में प्रोटेस्ट किया, उसके कैपिटल में मैसाचुसेट्स के, ठीक है। उधर ये हुआ कि ब्रिटिश फोर्सेस ने स्ट्रेट अवे उनको गोलियां मार दी, लाइक स्ट्रेट फायरिंग कर दी प्रोटेस्टर्स के ऊपर। उससे ये हुआ 5 लोग मार गए प्रोटेस्टर्स में, 5 किल्ड। गोरों ने उसका नाम कर दिया बॉस्टन मैसाकर, ठीक है, 1770 मैसाकर का नाम दे दिया। इधर लोग ट्रेन में 200 बंदा मर जाता है, मैसाकर नहीं कहते, ये सिर्फ 5 लोग मरे और इन्हें कहा जी ये मैसाकर हो गया, जुल्म हो गया। और वो जो कमेटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट थी ना, जो हमने इधर डिस्कस किया था, उन लोगों ने ये हर जगह वर्ड फैला दिया जी ब्रिटिशर्स ने हमारे बंदे मार दिए, ये जालिम हैं, फलां हैं, टमकान है, जो भी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पे, लाइक बहुत हाइप क्रिएट होगी। 1770 से 1773 लॉर्ड नॉर्थ था, ब्रिटिश पीएम बना, लॉर्ड नॉर्थ। अच्छा,
ये आया, इसने कहा यार मैं सबसे अच्छा बंदा बनता हूँ, मैं एलिमिनेट कर देता हूँ सब टैक्सेस। ठीक है, फिर सारे टैक्सेस हट के, ये आप देख रहे हो कितने कम टाइम के अंदर सब टैक्सेस हटे। 67 से 73 के अंदर अंदर टैक्सेस इम्पोज हुए, फिर वापस लॉर्ड नॉर्थ ने हटा दिए। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अब इधर से क्या इशू शुरू हुआ? टैक्सेस वगैरह तो हट गए, सारा अमन शांति, थोड़ा बहुत कोई रोला रफा नहीं। अब ये हुआ 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, एक चीज़ सारे याद रखना कि जो बड़ी कंपनीज होती है ना कंट्रीज़ की, उनको जो स्टेट होती है वो भी उनको सपोर्ट करती होती है, क्योंकि वो एक तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लाते होते हैं, दूसरा वो काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वो काइंड ऑफ एक स्टेट का एसेट ही होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो ब्रिटिश की जो थी बहुत वैल्यूएबल कंपनी थी। काइंड ऑफ आप कर दो आजकल की एक्सॉन मोबिल कर दो या एप्पल वगैरह कर दो। ठीक है, 1773 में जब टैक्सेस हटे थे, उस वक्त ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो उनको हुआ लॉस बहुत बड़ा किस्म का। ठीक है, या काइंड ऑफ आप कह सकते हो क्राइसिस में आके उनने रिक्वेस्ट की ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि यार हमें इस क्राइसिस से ना आप लोग निकालो। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा यार चलो हम आपको इस क्राइसिस से निकाल लेते हैं। ठीक है, उनने कहा कि बाकी हमारी कॉलोनीज के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टैक्स है, यूएस के ऊपर हमने सारे टैक्सेस हटाए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये करो, आप 90,000 पाउंड्स ऑफ टी जो है ना वो एशिया से लो, टी फ्रॉम एशिया, और वो आप यूएसए में आके सेल कर दो, और हम यूएसए को बाउंड कर देंगे कि वो आपसे ही वो टी खरीदे। क्यों? क्योंकि यूएस के ऊपर ऑलरेडी जो थे ना रिलैक्स थे, टैक्सेस थे ही नहीं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा चलो सही है, हम लोग आके ले आते हैं, 90,000 पाउंड्स की हमने टी ली और हम ला रहे हैं। ठीक है, 1773 में टी एक्ट आ गया। टी एक्ट में ये हुआ कि कॉलोनीज वर बाउंड टू बाय दैट टी। ठीक है, या परचेज दैट टी, कुछ भी कर लो, परचेज टी। ठीक है, अब ये हुआ, उनने एक तो पहले कॉलोनीज को बाउंड भी किया, साथ उनने टैक्स भी लगा दिया टी के ऊपर। उन्होंने कहा कि कंपनी को ना, जी रहा इसी के रिजल्ट में मैं अभी उधर जा रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक पिच की है। अच्छा, कॉलोनीज वर बाउंड टू परचेज टी, और टैक्स उनने लगा दिया टी के ऊपर। अब याद है हमें वो सैमुअल एडम्स का हमने पढ़ा था कि उसके वो सन्स ऑफ लिबर्टी थे। सन्स ऑफ लिबर्टी ने ये किया ना, उनने रेड इंडियन के कपड़े पहने, डिस्गाइज उनका किया। ठीक है, और वो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप पोर्ट में पहुंची ना, वो शिप के अनलोडिंग के बहाने उस शिप में गए, और उनने जो सारी टी थी वो उठा के पानी में फेंक दी। ठीक है, और इसको कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। ये आप देख रहे हो किस तरह सारा लिंक हो रहा है, ये सारी चीजें सही है। अच्छा, अब ये सैमुअल एडम्स ने बेसिकली डिस्गाइज किया एज अनलोडर्स और वेस्टेड ऑयल टी। अच्छा, 90,000 पाउंड्स की टी थी, कंपनी का भी नुकसान, ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी नुकसान। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा अब तुम लोगों को हम नहीं छोड़ते, ऐसी तैसी तुम सब। उनने ये किया 1773 में। अब देख रहे हो कितना ड्रास्टिकली 1773 चलता आ रहा है। अच्छा, इसमें हुआ कि इन
इनटॉलरेबल एक्ट उन्होंने किया। अच्छा, इनटॉलरेबल एक्ट में क्या हुआ? फर्स्ट चीज उन्होंने ये की, क्लोजर ऑफ बॉस्टन पोर्ट, क्लोजर ऑफ बॉस्टन पोर्ट, ठीक है। सेकंड बात उनने क्या की, उनने कहा भाई तुम सारे डैमेजेस जितने भी हुए हैं ना, ये 90,000 पाउंड की जो टी थी, इसके तुम लोग पे करोगे, ठीक है, टू बी पेड। अच्छा, फिर उनने एक और किया, टाउन हॉल्स को बंद कर दिया। टाउन हॉल्स क्या थे? जिधर ये सारे इनके पॉलिटिकल लीडर्स और लेजिस्लेशन के लिए मिलते लोग थे, ठीक है, टाउन हॉल्स क्लोज्ड। उनने कहा कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? हैट एक्ट प्लस आयरन एक्ट प्लस शुगर, कह सकती हो आप, सही कह रही हो। वो फिर बहुत डिटेल में भी हो जाएगा ना, ऑलरेडी इतना कुछ है। एनी हाउ, 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, अच्छा, इसमें ये था ना, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, ये बेसिकली जितनी 13 कॉलोनीज थी ना, उन लोगों ने मिलके किया था, ठीक है, सवाए जॉर्जिया के, ठीक है। जॉर्जिया जो थी उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा, बाकी सारों ने, ठीक है, बाकी सारों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, और इन लोगों ने एक पिटिशन भेजी किंग को, ठीक है, कि यार ये जो ना आप लोग हमारे साथ जुल्म कर रहे हो, ऐसे ना करो, ठीक है, सेंड पिटिशन टू द किंग। अच्छा, इनने पिटिशन भेजी किंग को, किंग ने कहा मैं किंग हूँ, कोई नहीं, फारिग होते से, तुम सारे कांग्रेस ऑफ ट्रेटर्स हो। किंग ने कहा कांग्रेस ऑफ ट्रेटर्स, कि आप लोग मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो, ओके, क्लियर। अच्छा, अब ये हुआ कि 1775 में ये हुआ द शॉर्ट टू, ठीक है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ द शॉर्ट क्या था। ये मतलब कि पूरी दुनिया ने सुना, heard by the world। अच्छा, द शॉर्ट के बाद ये हुआ कि 1776 में सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई। अच्छा, सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो थी ना, इसमें उन लोगों ने कहा कि यार हम डिक्लेरेशन 4 जुलाई 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भाई हमें आज़ाद करें, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से मुझे भी याद आया। अब आपने अमेरिकन फ्लैग देखा होगा कि उसमें इधर स्टार्स होते हैं ज़्यादा सारे, ये 50 स्टेट्स हैं, लेकिन 13 स्ट्रिप्स इधर हैं, ठीक है। ये जो 13 स्ट्रिप्स हैं ना, ये ओरिजिनल 13 कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करती, और ये 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती, गॉट इट। अच्छा, अब ये हुआ कि
1775 को लेक्सिंगटन एंड कॉन्कर्ड, ये दो एरियाज थे। इधर अमेरिकन फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस में आपस में लड़ाई हुई और ब्रिटिशर्स इधर हार गए अमेरिकन से, ठीक है। और उनने ये किया कि लॉयलिस्ट तो फिर भी थे अमेरिकन, लाइक यूएस में उनके कांग्रेस में, उनने पिटिशन एक और भेजी 1777 में, पिटिशन टू किंग कि यार हम लोग अभी भी जो है ये आज़ादी इस तरह नहीं मांगते, ठीक है, आप हमें रिप्रेजेंटेशन दे दो। वो जो नहीं था कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, हम लोग जो है ये सारी मूवमेंट को जो है ख़त्म कर देंगे। किंग ने कहा नहीं करता, एज यूजुअल। फिर ये हुआ 1778 में, फ्रांस और यूके की तो ऑलरेडी टसल थी, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, लाइक इधर हम लोगों ने 7 ईयर्स वॉर में पढ़ा था कि फ्रांस जो है ऑलरेडी हार चुका था ब्रिटेन से। अब फ्रांस ने कहा मैं इधर अपनी स्ट्रेटजी करता हूँ। फ्रांस ने यूएस को रिकग्नाइज कर लिया, ओके, और उनने डिफेंस ट्रीटी साइन कर ली, डिफेंस ट्रीटी। अच्छा, अब फ्रांस ने रिकग्नाइज कर दिया, स्पेन ने साल बाद स्पेन ने भी रिकग्नाइज कर लिया। अब ये हुआ कि दोनों जो यूके के राइवल्स थे उनने रिकग्नाइज कर लिया यूएस को, ठीक है। अब ये हुआ कि 1781 में यॉर्क टाउन जगह का यूएस, कॉर्न वेलिस और जॉर्ज वॉशिंगटन, इन लोगों ने आपस में मीटिंग की। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो कॉन्फ्रेंस थी वो हिडन ही हुई थी, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली हमने इधर डिस्कस किया था ना कि लॉयलिस्ट तो थे ही कांग्रेस में ऑलरेडी, ठीक है। लाइक ऑलरेडी वो लोग डरते थे इस चीज़ से कि यार एक ब्रिटिश ने हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दी हुई है, इकोनॉमिकल सपोर्ट दी हुई है, अगर हम ब्रिटिश से अलग हो जाते हैं क्या पता हम बहुत वॉल्नरेबल हो जाएं, ठीक है। तो उन लोगों ने पहले ये जो जो मैंने आपको इधर ये नहीं बताया कि ये लेक्जेंड्रियन कॉनकॉर्ड, इधर पहले इनकी जंग लगती रही है, वो मैं आपको एक इधर टाइप कर देता हूँ, ओवर सिंप्लीफाइड। ये एक यूट्यूब में पेज है ओवर सिंप्लीफाइड, ठीक है। इसमें उनने पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की एनिमेशंस के साथ लाइक 10 मिनट्स की वीडियो, उसमें बहुत डिटेल्स दी हुई हैं, ये पॉइंट्स मैंने उधर से निकाले हुए हैं, ठीक है। लाइक उसमें ये है कि बीच में नेगोशिएशंस भी चलती रही और वो आपस में वॉर्स भी होती रही हैं, लेकिन जो लॉयलिस्ट थे वो ये चाह रहे थे रम कि हमारा कहीं ना कहीं किंग के साथ समझौता हो जाए, हम कॉलोनी रहें लेकिन वो हमें एक्सप्लॉइट ना करें। ये हुआ कि 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखना, ये जो इधर ये जो टाइम पीरियड ये जो चल रहे हैं ना, इसमें बहुत से डिप्लोमेटिक मिशंस वगैरह भी जाते रहे। आप ठीक कह रही हो इरम, उनने अटैक कर दिया था लेकिन नेगोशिएशंस के साथ साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स बैकडोर चल रहे थे उस टाइम। वो मैं आपको भी एक ब्रिटिश रिटेलिएट कर रहे थे, लाइक एक फ्रंट में वॉर भी चल रही थी, पीछे नेगोशिएशंस वगैरह और पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी। वो आपको ये चीज़ उस तरह क्लियर होगी कि जब आप वो जो मैंने इधर ओवर सिंप्लीफाइड का यूट्यूब शेयर किया है ना, ये आप देखेंगे ना, उसमें बहुत डिटेल में उसमें ये जो ये टाइम पीरियड चल रहा है ना, इसमें उनने बैकडोर डिप्लोमेसी का भी बताया है कि कौन सा लीडर किधर जाके मीटिंग वगैरह कर रहा था। अच्छा, 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, ठीक है, और ब्रिटेन ने रिकग्नाइज कर लिया
यूएसए को। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि एक ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 में और एक 1783 में। ये जो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी, इनमें क्या डिफरेंस है और इम्पैक्ट क्या हुआ था यूएसए में? तो वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जो पूरी हमने स्टोरी डिस्कस की है ना इसमें, ठीक है। और एक एडिशनल आप लोगों को मैं पॉइंट ये भी बता दूं कि ये जब सारा सिनेरियोस चल रहे थे तो ब्रिटेन ने बहुत सी जगह पॉलिटिकल फ्रीडम यूएस की कॉलोनीज़ में जो भी इनके ये टाउन हॉल्स वगैरह बंद करके गवर्नर राज काइंड ऑफ लगाया हुआ था, गवर्नर्स को कंट्रोल में दिया हुआ था। और जितने भी गवर्नर्स थे वो ब्रिटिश के लॉयलिस्ट थे और लोगों ने प्रोटेस्ट में बहुत से गवर्नर्स को मार दिया, ये वो सब कुछ कर दिया। एक और चीज़ भी याद रखना कि 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। ठीक है, 1781 में आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, ठीक है, और 1788 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था यूएसए का। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे ये टोटल 7 इयर्स के गैप में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आ गया यूएसए का और आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन क्यों नहीं चल सका। आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन जो था ना, इस तरह यूएई है ना कि शारजा, अबू धाबी, दुबई, हर किसी की अपनी लीडरशिप वगैरह है, लेकिन लाइक प्रेसिडेंट वगैरह सारों का एक लाइक जॉइंट लीडर भी है, लेकिन हर कोई अपनी तरीके से गवर्न करने। इसी तरह 13 कॉलोनीज जो थी वो सोलो अपना कर रही थी, एक उनकी वीक फेडरल गवर्नमेंट सी होती थी। लेकिन इसके 7 इयर्स बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए दे दिया। आई होप आज का लेक्चर क्लियर होगा, क्योंकि नेक्स्ट में जो है हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह यूएसए का डिस्कस करेंगे और ये आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन 7 इयर्स में क्यों एलिमिनेट हो गया था और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया था।